सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के हम क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन SDLC। SDLC होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? करेक्टिव मेंटेनेंस सही है, एडेप्टिव मेंटेनेंस ये भी सही है, और परफेक्टिव मेंटेनेंस भी सही है। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका डी। अब देखिएगा कि करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि कोई अगर आपकी प्रॉब्लम आती है, बग है, बेसिकली बग फिक्सिंग को हम प्रॉब्लम को दूर करने को करेक्टिव कहते हैं। कोई नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कोई नए कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर को तैयार करना एडेप्टिव होता है। ऐसी परफेक्टिव होता है कि अब आपके पास सॉफ्टवेयर ठीक ठाक चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ाना है, उसकी परफॉर्मेंस और बढ़ाना है, उसको और एनहांस करना है, उसे हम परफेक्टिव कहते हैं। एक और तरीके का भी होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कई किताबों में है, कई किताबों में नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि आग आने से पहले, आग लगने से पहले उसको बुझाने की कोशिश। तो इश्यूज और फेलियर जो भी हो सकते हैं उनके बारे में देखना कि इसके कारण कोई दिक्कत ना आ जाए, तो वो सब चीजों को ठीक करते रहना। व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? कौन कौन से इसमें है जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को अफेक्ट करते हैं? इसका जो उत्तर है वो है 1 और 2। तो कितना आप फंक्शनैलिटी में चेंज कर रहे हैं और कॉस्ट कितना जा रहा है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का, ये तो है ही है। दूसरा है डेंजर्स इन अंडरटेकिंग एनी एक्शन और अपडेटिंग। अब होता यह है कि हम कोई एक ये जैसे सॉफ्टवेयर है, इसका एक पार्ट ठीक कर रहे हैं, हो सकता है ये पार्ट से दूसरी जगह कोई एरर हो जाए, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर कपलिंग बहुत ज्यादा है तो फिर हो सकता है दिक्कत आ जाए। तो जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है उसमें आप देखेंगे कि कितना चेंज हो रहा है। मेंटेनेंस टीम, सबसे बड़ी बात कि भाई किस तरीके से काम कर रही है। मेंटेनेंस टीम की एफिशिएंसी पे भी बहुत दारोमदार रहता है। और इसके अलावा डेंजर्स, क्योंकि आप वही काम करते हैं जिससे चीजें खराब ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल्स is used when little changes are to be made in the software? अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करने हो, बहुत ही माइन्यूट से चेंजेस करने हो, तब आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे? क्योंकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अलग अलग प्रोसेस मॉडल्स हैं। तो इसका पहले उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर है प्राइमरी मॉडल यूज करेंगे। अब बताया ही जा रहा है कि भाई बहुत कम चेंजेस है, तो प्राइमरी मॉडल यूज करेंगे। अब इसमें जो प्राइमरी मॉडल है, इसमें कोड को थोड़ा चेंज किया जाता है और ये देखा जाता है कि पहले चेंज आया आपके पास, चेंज को जरा देखा जाए कि भाई ये करने में ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और कैसे किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, और फिर चेंज किया जाता है। फिर एक इंटीग्रेशन और टेस्टिंग भी होती है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके बाद इसकी टेस्टिंग भी होती है, और यही चीज को हम डॉक्यूमेंट में अपडेट भी करेंगे, जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट होंगे। Which of the following software maintenance process models is used when major changes are to be made in software? अब डिजाइन लेवल पे जाके अगर आपको चेंजेस करने हो या बड़े लेवल पे चेंज करना हो, तब आप क्या करेंगे? तब कौन सा मॉडल यूज करेंगे? तब आपको यूज करना पड़ेगा ये मॉडल जो आप चित्र में भी देख रहे हैं। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मॉडल। सेकेंडरी मॉडल का मतलब ये है कि जहां पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ी। कैसे? आपके पास कोड है, हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी ना हो सकता है आपके पुराने सिस्टम की अवेलेबिलिटी ना हो, तो कोड से निकालना पड़ता है डिजाइन, डिजाइन से निकालना पड़ता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब जो नए चेंजेस आए हैं उसको इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ जोड़ के एक नया रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनता है। तो यहां से यहां तक आप जो चले उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और फिर नया जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ गया उससे आप डिजाइन बनाएंगे, फिर कोड बनाएंगे, इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग।
और इन दोनों को जोड़ के रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, इसको मिला के कहते हैं री इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की बात चल रही है, तो अब इसको देखिए, मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर क्या है। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है पहला और दूसरा दोनों क्यों ट्रू है? क्योंकि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जाती है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी की जाती है। कैसे? पहले आपके पास कोड होगा, उस कोड से आप बनाएंगे डिजाइन, इस डिजाइन से आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब आपके पास जो चेंज रिक्वेस्ट आई है, उस चेंज को इसके साथ मिला लेंगे, एक न्यू एसआरएस बनेगा आपका। यहां से फिर डिजाइन पे जाएंगे, यहां से फिर कोडिंग पे जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद ही होती है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। ये इसका पूरा प्रोसेस है। जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, फिर कोड रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करके री इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जो अभी मैंने मौखिक तौर पे बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग साइकिल की बात कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों करनी पड़ रही है? अगर आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास पूरा डिजाइन अवेलेबल है पुराना, तो आपको फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ये तभी पड़ती है रिवर्स इंजीनियरिंग क्योंकि आपके पास केवल और केवल कोड है ना, तो आपने आपके कोड में कुछ ठीक से लिखा हुआ है, उसमें कोई कमेंट में या फिर कोई हेल्प में या कुछ में आपको कोई मदद मिल जाए, नहीं आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट है, नहीं आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, तो उसको अगर संदर्भ में लेंगे तो आप देखिए इसका क्या उत्तर होने वाला है। उत्तर इसका ये है ओनली वन इज ट्रू। तो ये जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग साइकिल रिवर्स वाली जो चलती है, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं, वो तभी होगा जब हमारे पास ओल्ड कोड या जो भी इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिलीवरी या सॉफ्टवेयर का मतलब केवल कोड नहीं होता है, सोर्स कोड जिसे हम कहते हैं, उसके साथ बहुत सारे डिलीवरेबल्स होते हैं जिसे हम वर्क प्रोडक्ट कहते हैं। एसआरएस, डिजाइन डॉक्यूमेंट, कंपाइलेशन गाइड, इंस्टॉलेशन गाइड, यूजर मैनुअल, ऐसे तमाम तरीके के हमारे पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब वो नहीं होंगे तभी हमको ये करना पड़ता है, अदरवाइज हमको सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जब नॉट अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको जरूरत पड़ेगी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर विद फॉलोइंग रिलायबिलिटी फिगर्स? MTBF आपको दिया हुआ है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये 20 दिन है, और मीन टाइम टू रिपेयर आपका 20 घंटे। इसका उत्तर जो है पहले आपको बता देता हूं, फिर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज यहां पर कैसे आया मैं आपको बताता हूं। इसका उत्तर है ये 96%। अगर जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा है, उन्हें बाकियों का मैं उत्तर बताता हूं। देखिए, आपसे पूछा गया अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का सीधा जो फॉर्मूला है वो है MTBF बाय MTTR प्लस MTBF, मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर बाय मीन टाइम टू रिपेयर प्लस मीन टाइम बिटवीन फेलियर। अब आप देखें, ये अवेलेबिलिटी क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी वैल्यू आएगी उसका ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगी या 0 और 1 के बीच में आएगी। तो अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसको 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में उत्तर दिया है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है ये टोटल अप टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स है, और मीन टाइम टू रिपेयर टोटल डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। तो अवेलेबिलिटी है जितना अप टाइम है, और अप टाइम और डाउन टाइम दोनों जोड़ के उससे डिवाइड कर देंगे। तो आपको सारी वैल्यू पता है, बस आपको क्या करना है,
या तो इसको घंटे में चेंज कर दीजिए या इसको दिन में चेंज कर दीजिए। ओके, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर 20 है, तो इसको 20 और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ये कर देते हैं। तो ये 20 को हमने 20 इंटू 24 लिख दिया इसकी जगह पे। ये भी यहां पर भी ऐसे करेंगे 20 इंटू 24, क्योंकि ये MTTR ऑलरेडी 20 आवर्स दिया है तो 20 लिख देंगे। इसका फाइनल आंसर आएगा 0.96, क्योंकि यहां पर परसेंट में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 96%। रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरीली रिलेटेड टू, अब इसमें आपको जो उत्तर नजर आएगा आप जरूर कहेंगे कि भाई सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में समझ रहे हैं, मेंटेनेंस टेस्टिंग ही इसका उत्तर होना चाहिए। आप एक तरीके से सही समझ रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है, उसमें जो टेस्टिंग करते हैं तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो रिलेटेड है किससे है, फंक्शनल टेस्टिंग से। बिल्कुल सही बात है कि रिग्रेशन टेस्टिंग का ताल्लुक किस चीज से है, पहले बता दो, इसका उत्तर जो है वो 1 है। इसका ताल्लुक है कि अगर आपने कोई चेंज किया कहीं भी, तो उस चेंज के कारण किसी फंक्शनैलिटी में इफेक्ट तो नहीं आ गया, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ गए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो पूरे टेस्ट केसेस है उसका एक पार्ट, यानी जो इस चेंज से रिलेटेड है वो आप इसमें चलाते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि चेंजेस से कोई और परिवर्तन तो नहीं हो गया, है ना, यही काम करते हैं। तो अगर आप कोई फीचर ऐड कर रहे हैं, नया फीचर ऐड कर रहे हैं, या कोई बग फिक्स कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस ही बढ़ा रहे हैं, परफॉर्मेंस फिक्सिंग कर रहे हैं, ये सब जो चीज है वो फंक्शनल टेस्टिंग में आती है। और रिग्रेशन टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग से रिलेटेड है, जो कि मेंटेनेंस टेस्टिंग में ज्यादा होती है। नंबर ऑफ LOCs रिक्वायर्ड टू डेवलप, अब इसमें पहले बता दूं कि आपको पूछा क्या गया है, कि ये आपको कुछ LOC या कॉस्ट के बारे में पूछा गया है। Number of LOC required to develop an application is L2. Is thrice the LOC in language L1. Also, the software has to be maintained for 10 years. तो अब ये बन गया मेंटेनेंस का सवाल। दो लैंग्वेज है आपकी L1 और L2, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पैरामीटर्स आपके दिए हुए हैं। मैन ईयर नीडेड फॉर डेवलपमेंट L1 में आपका ये है, L2 में ये है। डेवलपमेंट कॉस्ट आपको दिया है, दोनों का कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आपको दिया है, इतना लगेगा। तो टोटल जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, उसमें डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस का कॉस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड फॉर L1 फॉर विच द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर विद बोथ लैंग्वेजेस मस्ट बी सेम। ऐसा क्या LOC L1 का होना चाहिए जिससे इन दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाए। तो इसका उत्तर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर बता देता हूं आपको। इसका उत्तर है तीसरा, 3000। अब ये आया कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो क्या बता रहे हैं लोग, डेवलपमेंट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, वैसे नॉर्मली यही होता है। अब हमने क्या किया कि जो L1 है उसके लिए हमने कहा कि चलिए P1 लैंग्वेज 1 को यूज करके जो लाइन ऑफ कोड है वो P1 हो गई, और लाइन ऑफ कोड अगर लैंग्वेज 2 यूज करते हैं तो उसके लिए हमने P2 कह दिया। अब टोटल कॉस्ट L1 यूज करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए लाइन ऑफ कोड बाय 1000 है ही, इंटू 7000 कर दीजिए, 70,000 कर दीजिए, L1 का चल रहे हैं, इंटू 70,000 प्लस आपका कितना है ये 1 लाख 1 लाख इंटू ये आपका हो गया 10 ईयर के लिए है, मेंटेनेंस कितना है 10 साल के लिए, इंटू 10। ये किसके लिए हो गया, आपके L1 के लिए हो गया, पहले लैंग्वेज के लिए। L2 लैंग्वेज के लिए क्या हो गया, सेम चीज LOC, तो इसके लिए LOC हमने क्या ली थी P1, इसके लिए LOC क्या है हमने P2 लिया, P2 बाय 1000 इंटू 90,000। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि L2 के लिए 90,000 कॉस्ट है, प्लस अब इसके लिए 40,000 कॉस्ट है। कितने साल के लिए मेंटेन कर रहे हैं, 10 साल के लिए, ये हो गया। ओके, एक और चीज दी गई है आपको, नंबर ऑफ LOC रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एप्लीकेशन इन L2 इज थ्राइस द LOC इन लैंग्वेज L1। यानी कि जो P2 है, अगर हमने P2 ये माना है तो ये थ्राइस ऑफ P1 करेंगे, तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन यहां रख देना है, ठीक है। बेसिकली क्या करना है आपको, यहां से P1 निकालना है, यहां से P2 निकालना है।
P1 की जगह P1 करना है, P2 की जगह P2 करना है और थ्राइस कर देना है। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो आपका P1 जो है वो 3000 आएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, क्वालिटी से रिलेटेड है। आपको बताना है करेक्ट आंसर, इन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या दोनों सही है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है 1, पहला और दूसरा दोनों सही है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों सही। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है गुणवत्ता नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे करेंगे आप? इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, रिव्यू करेंगे, यानी आपको हर एक पल पल पे, हर एक माइलस्टोन पे आपको रिव्यू करना होगा, और टेस्ट करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है वहां करेंगे, ताकि जितने भी वर्क प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोड ही ना क्यों ना हो, वो जो रिक्वायरमेंट्स हमको मिली है उसके हिसाब से चीजें बनी है। ये क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है, ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है गुणवत्ता आश्वासन। अभी हम कैसे देंगे, आश्वासित कैसे होंगे? नॉर्मली ये मैनेजमेंट जो है वो आश्वस्त है, तभी तो वो आपको बोल सकता है कि क्वालिटी एश्योरेंस हुआ है इसका। इसमें क्या है, आप ऑडिट करते हैं, इसमें हम ऑडिट करते हैं, और जो फंक्शंस है, जो भी काम हो रहा है, वो आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। अब मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन लेता है, या कि उसको पता लगता है कि क्या प्रोग्रेस है, क्या आपका ट्रैक है, क्या प्रोग्रेस है, क्या क्वालिटी कंट्रोल ठीक से हो रहा है, क्या क्वालिटी एश्योरेंस हम ठीक से कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल वो तरीके हैं जिससे क्वालिटी एश्योरेंस किया जा सकता है। तो आप देखिए, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में काफी यहाँ चीज मैंने दी है, अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगला है इसमें सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर आपको मैं डिस्कस करता हूं। वैसे आप देख रहे होंगे आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है जो तीसरा ऑप्शन है, ये तीनों ही है। एग्जीक्यूशन टाइम भी इसमें आता है, इसमें कैलेंडर टाइम भी आता है, इसमें क्लॉक टाइम भी आता है। यानी कि आप जो कैलेंडर देखेंगे उसमें जो आपको डेट टाइम दिख रहा है वो है जब आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं सॉफ्टवेयर को, वो वाला टाइम जब सॉफ्टवेयर असली में चल रहा है, और क्लॉक टाइम भी आता है इसमें। तीनों कैसे आ रहे हैं इसमें? पहले आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी होती है या हार्डवेयर रिलायबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कि जो सिस्टम है वो काम कर रहा है विदाउट फेलियर, इज वर्किंग और प्रोवाइडिंग ऑल द स्पेसिफाइड फंक्शंस। ये वर्किंग कंडीशन में है, या सारे हमको रिक्वायर्ड फंक्शंस दे रहा है अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, ये जरूरी है, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? यहां पर यह है कि जहां पर आपका जो एक्चुअल कोड है, एक्चुअल प्रोग्राम है, प्रोसेसर में गया है। और जो दूसरा टाइम क्या है, जो हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, हम कैलेंडर में देखते हैं। और जैसे मैंने कहा क्लॉक टाइम, जो आपके वॉल पे जो टाइम घड़ी लगी होगी ना, वो टाइम। और ये तीनों ही आती है, तीनों के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप देखें MTTF वो अलग तरीके से नापा जाता है, MTBF में अलग चीज आती है। MTBF में जो होता है वो एक्चुअल आपका कैलेंडर टाइम नापा जाता है, MTTF में जो होता है वो एग्जीक्यूशन टाइम नापा जाता है। और MTBF और MTTF दोनों के दोनों किसके पैरामीटर है? रिलायबिलिटी के। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में स्टैटिस्टिकल की बात आ गई है, तो इसमें क्या क्या आता है देखिए। इसका उत्तर है तीसरा। ओके, अब हमको पहले डिफेक्ट को पता करना पड़ेगा कि भाई कहां प्रॉब्लम आ रही है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ही यही होता है कि भाई क्वालिटी कैसे लाएंगे, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम होंगे तभी तो क्वालिटी अच्छी होगी। आप उसमें से देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो डिफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। तो यहां पर देखिए एक पैरेटो प्रिंसिपल आता है। पैरेटो प्रिंसिपल मतलब ये होता है कि 20% एफर्ट से आप 80% रिजल्ट ला सकते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस है,
इसमें जैसे मैंने कहा पहले आपको डिफेक्ट पता करना होगा, फिर उसके कॉजेस और उसके बाद करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ये पेरेटो प्रिंसिपल यूज करता है, जिसमें 80% जो डिफेक्ट्स हैं वो 20% जो उसके रीजंस होंगे, 20% कॉज कह सकते हैं, 20% प्रॉब्लम के कारण 80% प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, तो इन 20% कॉजेस को हम ठीक करते हैं। ये आपका थर्ड आएगा। मॉडिफाइंग दी सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग इज कॉल्ड। अब रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आप पूरी तरीके से इसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब इसका उत्तर इनमें से, अभी क्योंकि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जो फंक्शनैलिटी है, जो आधारभूत है, वो तो चेंज रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप फाइल ट्रांसफर करा रहे हैं, फाइल ट्रांसफर 1 GB का आपका 1 सेकंड लगता है, तो उसी 1 GB को आप इसको हो सकता है 0.1 सेकंड में कर दें। इसी को हम परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो जो परफेक्टिव मेंटेनेंस आप देख रहे हैं, यही इसका उत्तर है। तो करेक्टिव, एडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव, ये 4 तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। तो अगर हम परफेक्टिव के बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं कि वो चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर में जो हम नए फीचर्स तो डाल ही रहे हैं, साथ में एनहेंसमेंट, आप ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस को बढ़ाना, और इसको सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अच्छा चल रहा है उसको परफेक्ट करना, इसलिए हम परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ती है आपको। A software project was estimated at 864 function point. तो function point इसमें दिए हैं 864. A 6-person team will be assigned to project consisting of requirement gathering person, 1 designer, 2 programmers and a 2 tester. The salary of designer की सैलरी कितनी है? 70,000, 70K कर देता हूं पर मंथ। रिक्वायरमेंट गैदरर की कितनी है? 50K पर मंथ। प्रोग्रामर की कितनी है? 60K पर मंथ। और टेस्टर की कितनी है? 60K पर मंथ। एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 12 FP पर पर्सन मंथ। अब फंक्शन पॉइंट्स 164 है। एक महीने मतलब एक पर्सन मंथ 12 FP क्रिएट करती है। ये पूरी टीम जो है ना 12 FP क्रिएट करती है। फंक्शन पॉइंट मतलब फंक्शंस क्रिएट करती है, सीधी सी बात है। अब इसमें आपको बताना है प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए आपको फंक्शन पॉइंट से निकालने का तरीका पता होना चाहिए। इसका उत्तर है 4320,000 यानी 43,20,000। अभी कैसे आएगा देखिएगा। यहां पर क्या है कि आपको 864 दिया हुआ है, टीम है 6 लोगों की, एवरेज जो हर एक आदमी की जैसे कहें कि फंक्शन पॉइंट की प्रोडक्टिविटी इन्होंने खुद बता रखी है कि ये करीबन 12 है फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ। एक पर्सन मंथ 12 FP क्रिएट करता है। अब इनकी सबकी सैलरी बता दी, क्योंकि यहां पर आपके प्रोग्रामर 2 है तो 60,000 इंटू K कर दिया, टेस्टर 2 है तो 2 इंटू 60,000 कर दिया, रिक्वायरमेंट गैदरर है एक ही है 50,000 हो गया। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है। पहले तो आपको निकालना होगा कि कितने मंथ इसमें लगने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बताया कि भाई इतने क्रिएट करते हैं ये। तो आपको क्या करना है, ये 864 जो है फंक्शन पॉइंट्स है एट 12 FP फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये 12 है और टोटल टीम कितनी है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए आप फंक्शन पॉइंट लेंगे, यहां पर टीम साइज लेंगे और जो आपको FP प्रोडक्टिविटी दी है वो लेंगे। FP प्रोडक्टिविटी कर देता हूं। तो फंक्शन पॉइंट है आपका 864, 12 तो बता ही दिया गया, वैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन ये भी एक आदमी के लिए, लेकिन यहां तो 6 लोग हैं तो 12 महीने आ गए, इसमें 12 मंथ आ गए। कॉस्ट क्या करना है आपको बस सीधा 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7,000 प्लस 2 इंटू 60,000 प्लस 2 इंटू 60,000 प्लस 50,000, इन सबको कॉस्ट को जोड़ दीजिए। ये सारे कॉस्ट जोड़ लिया आपने, आखिर में इसको 12, क्योंकि यहां से 12 मंथ आ गए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 43,20,000 आ जाएगा। इन SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज केस सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम? कौन सा ऐसा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज केस सपोर्टेड बाय अ स्टैंडर्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम? तो इसको थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, मैं बताता हूं क्यों इसका उत्तर है इसमें ए, सी और डी। ए, सी और डी है, यानी कि फाइलिंग बग रिपोर्ट्स एंड ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस, ये इसमें नहीं आता है। ओके, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एससीएम, ये यूज केस सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। यहां पर क्या है कि ये नेक्स्ट वर्जन जो भी सॉफ्टवेयर का बन रहा है, यहां पर प्रॉब्लम फिक्स हो रही है अभी केस में, है ना। यहां पर कोड शेयर किया जाता है दूसरी टीम के साथ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब यहां पर लोग एक साथ पैरेलल में काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो सब ज्वाइन हो जाता है, जो भी कोड उन्होंने बनाया वो हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहां पर हम वर्जन ये देखते हैं कि कौन सा वर्जन कोड का किसी पर्टिकुलर समय पे किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए गया, और फिर देखते हैं कि कहां पर चेंज हुआ, क्योंकि कंपोनेंट डेवलपमेंट में कहां कहां क्या उनसा चेंज हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज केस सपोर्टेड बाय स्टैंडर्ड वर्जन कंट्रोल। तो आपने देखा इन सब में मैंने बताया, तो सेवरल वर्जन और रिलीजेस एक साथ हो रहा है, एक साथ लोग पैरेलल में भी काम कर रहे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि कब कहां पर इसका रिग्रेशन हुआ है। ये नहीं होता इसमें फाइलिंग बग रिपोर्ट्स एंड ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। A product has MTBF of 200 hours and MTTR of 10 hours. System availability. System availability का क्या फॉर्मूला है, उसको लगाएंगे तो आपका 0.952 आएगा। मैं इसको बता देता हूं कैसे किया हमने। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर दोनों घंटों में दिया है, ठीक है। तो आपको लेना है MTBF 200 डिवाइडेड बाय ये 10 और 200 को जोड़ देना है, बस ये हो गया आपका, यही उसका उत्तर आ जाएगा, 0.95 आ जाएगा। परसेंटेज में पूछा जाता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते। चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलियर चांसेस इज कॉल्ड। अब आप चेंजेस इसलिए कर रहे हैं कि आगे कोई समस्या ना है ना, आगे जितने भी फेलियर हो सकते हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उत्तर होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आगे आग ना लगे, मतलब फायर ही ना, क्योंकि जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि भाई आग लग गई, अब उसको बुझाना है। प्रिवेंटिव का मतलब आग लगे ही ना, आगे कोई फेलियर हो ही ना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो यही है कि भाई कोई ऐसा रूटीन चेकिंग हम करते हैं ताकि आगे अगर कोई भी संभावना बन रही है फेलियर की, नुकसान की, तो वो ना हो। तो वो यहां पर आता है कि मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं ताकि हम देखें कोई लेटेंट फॉल तो नहीं है इसमें, कोई छुपा हुआ ऐसा तो नहीं है जो अभी तक हम निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर ये हम नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो जाके सिस्टम को फेल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट रिलेटेड टू बूटिंग? अब ये अलग तरीके का सवाल आ गया, इसको भी देख लेते हैं। इसका उत्तर है सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग बट नीड्स टू बी स्टार्टेड। अब बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले बूटिंग बेसिकली कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, वो होता है। बूटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आपका POST चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर बायोस चलता है जो मैंने आपको बताया अभी, फिर OS लोड होता है। मतलब सबसे पहले देखा जाता है कि भाई सारे हार्डवेयर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही तो OS लोड किया जाएगा, फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिस्टम की यूटिलिटी, फिर ऑथराइजेशन होगा, फिर आप एंटर कर पाएंगे, है ना। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है उसको रिस्टार्ट करना ये बूटिंग में तो नहीं आएगा। द टेस्ट स्वीट यानी कि टेस्ट इनपुट का एक पूरा सेट यूज्ड टू परफॉर्म यूनिट टेस्टिंग ऑन अ मॉड्यूल कुड कवर 70% ऑफ द कोड। मतलब जो आपका टेस्ट आप कहें सेट है, ये टेस्ट केसेस कह लीजिए, वो 70% केवल कोड को ले सकता है, कवर कर सकता है। What is the reliability of the module if the probability of success is 0.95 during about testing? अगर यहां पर जो आपकी 0.95 का सक्सेस बताया गया है तो रिलायबिलिटी क्या हो? इसका उत्तर निकाल सकते हैं आप। चलिए मैं आपको बताता हूं। ज्यादा से ज्यादा 0.665। कैसे? देखिए, आपके पास रिलायबिलिटी जो होती है ना, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है
कि भाई आपका एरर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन होगा किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और या फिर ये कहें कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मतलब ये कि सॉफ्टवेयर फेल नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, जो उससे फंक्शन मांगे गए वो देगा, है ना। तो 70 जो रिलायबिलिटी होती है वो सीधा कवरेज, कितना कवरेज है और प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी सक्सेस की। तो आपके पास 0.7 ये दिया ही हुआ है, 70/100, ये बेसिकली 70/100 ही है, 0.7 लिख दिया मैंने। और आपके पास ये 0.95 प्रोबेबिलिटी है, 0.95 ये 95/100, तो 0.665 आएगा ये। एक सिग्नल प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, वो बताया गया कि 91.25 दिन तक चलेगा बगैर रिपेयर के, आफ्टर रिपेयर, मतलब प्रॉपर काम करेगा। एंड द मीन सॉफ्टवेयर रिपेयर टाइम इज 5 मिनट। अवेलेबिलिटी निकालनी है आपको। तो अवेलेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं बता दूं इसका उत्तर, अगर आप निकालना चाहें अपने आप से तो कोशिश करिए, 99.9962 है। आपको करना क्या है, ये 91.25 ये आपका टोटल अप टाइम है, और जो अवेलेबिलिटी होती है वो होती है अप टाइम बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम। तो 91.25 तो अप टाइम है, और अप टाइम कितना है 91.25, और इसके साथ आपको 5 मिनट जोड़ देने, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फेर है कि ये डेज में दिया हुआ है और ये भी डेज में दिया है, ये मिनट में दिया है। तो इसको आप क्या करिए, ये वाले को और ये वाले को दोनों को बता दे रहा हूं, एक दोनों में एक ही चीज रखेंगे, 91.25 इंटू 24 इंटू 60, मतलब इसको मिनट पे बदल दीजिए, फिर आप जोड़ सकते हैं। तो पूरा काम यही हुआ है, आपने 91.25 इंटू 24 इंटू 60 किया, डिवाइडेड बाय क्या किया, 91.25 इंटू 24 इंटू 60 और प्लस 5, और ये सब निकल के आ गया। उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये पॉइंट में आएगा, या फिर 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये परसेंट में आ जाएगा, 99.9962। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं, पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर है तीसरा, रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक देम मोर मेंटेनेबल। अब आप देखिए कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करना है, ना आपके पास कोई ओल्ड सॉफ्ट सिस्टम है, ना आपके पास इसके डॉक्यूमेंट है, ना ही आपके पास कोई लोगों का सपोर्ट है, जो लोग इस पे जिन लोगों ने इस पे काम किया है। अब ये इसका मतलब, अगर नए सिरे से हम इसको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहे और आपके पास चेंजेस भी आ गए कि भाई आपको चेंज प्रपोजल भी लेना है, तो आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको कोड से जाना पड़ेगा डिजाइन पे, डिजाइन से जाना पड़ेगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। फिर डिजाइन से आपको फिर कोडिंग करनी पड़ेगी, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन निकल के आया उसमें चेंज रिक्वायरमेंट्स को जोड़ के। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप पूरे डिजाइन और कोड को चेंज कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि आगे जो सॉफ्टवेयर आने वाला है वो ज्यादा मेंटेनेबल होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा टेस्टेबल होगा और ज्यादा रिलायबल होगा, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। तो वही यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो री इंजीनियरिंग करते हैं वो आपके रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। आपका मेन काम होता है इसको क्वालिटी प्रदान करना। एक और चीज यहां पर देखिएगा, आपकी डॉक्यूमेंट चेंज होती हैं सारी की सारी, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी चेंज होंगे और नई सिरे से डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो पहले रिवर्स इंजीनियरिंग, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। In a software project, the number of user inputs and user outputs, inquiries, files and external interfaces, ये नंबर्स दिए हैं, with the complexity average weighing factor, तो आपको complexity average बता दी गई। The productivity effort 70% month is, अब इसमें आपको जो निकालना है, पहले आपको बता दूं इसका उत्तर जो आएगा, अगर आप जानते हैं इसको करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर आपको 5 पैरामीटर्स इनपुट डोमेन के देने पड़ते हैं। तो इसका उत्तर ये कैसे आया है 408.74, वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी होती है, एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ILF लॉजिकल फाइल्स, और ये आपका एक्सटर्नल इंटरनल फाइल्स EIF। क्योंकि ये एवरेज दिया है तो अब ये वाला, ये अच्छा, ये फिक्स्ड फैक्टर्स है, ये जो आए ना ये फिक्स्ड है, इसको हमने कुछ किया नहीं, हम बस लेके आए। आपको ये वैल्यूज मिली है तो हम यहां पर लिख देते हैं, ये कितना कितना दिया, कौन कौन सी वैल्यू कितनी कितनी दी है, एक्सटर्नल इनपुट्स कितना दिया हुआ है आपको, वो आपको यहां पर लिखना है। ठीक, तो आपका एक्सटर्नल इनपुट्स जो भी आएगा, आपका एक्सटर्नल इनपुट्स, वैसे आपको बता दूं ये 15 है,
तो यहां से मैं ये उठा रहा हूं, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15, तो एवरेज वाला है तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे, 4 इंटू 15, ये कितना आएगा आपका 5 इंटू, ये वाला दूसरा ले रहे हैं 50, फिर उसका आपका आ रहा है 24 इंटू 4, फिर 12 इंटू 10 और 8 इंटू 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको जोड़ दीजिए, ये वैल्यू आएगी यहां पर, ये आपकी 582 आएगी। ठीक है, अब ये दिया है प्रोडक्टिविटी है आपका 70%, यहां खुद दिया हुआ है, तो 582 आपकी एवरेज मतलब फाइनल वैल्यूज आ गई इसमें, इसको हम फंक्शन पॉइंट कहते हैं, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो 582 को आप ये 70% है बेसिकली, वो 70 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 407.4 आएगा, यही आपका इसका करेक्ट आंसर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न विद, कॉन्फ़िगरेशन का मेन काम है भाई आपको वर्जन कंट्रोल करने हैं, डॉक्यूमेंट सजाने हैं, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए किस समय क्या हुआ। अब इसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात तो आई नहीं कहीं पे, इसका उत्तर यही है, इज नॉट कंसर्न विद चॉइस ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सोर्स कोड में जो चेंज है वो तो कंट्रोल करने ही करने हैं, डॉक्यूमेंट में जो चेंज कर रहे हैं, अलग अलग वर्जन 1.1 1.2 इस तरीके से वर्जन जो आ रहे हैं वो आपको कंट्रोल करने हैं। इसका उत्तर है आपका 2, बाकी तो आप यहां से देख सकते हैं। The extent to which software can continue to operate correctly despite the introduction of invalid inputs is called as, the extent to which the software can continue to operate correctly, अगर आपने इसमें इनवैलिड इनपुट भी ला दिए, गलत इनपुट भी दे दिए, तब भी ये ठीक से ऑपरेट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं इसकी रोबस्टनेस। क्या कहेंगे? कितना दमदार है। ओके, रोबस्टनेस को कहते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू विथस्टैंड एरोनियस एंड इनवैलिड इनपुट। मतलब अगर गलत एररफुल आप इनपुट दे रहे हैं या गलत इनपुट दे रहे हैं, इनवैलिड इनपुट दे रहे हैं, तो भी ये खड़ा हुआ है, ये ब्रेक नहीं होता है, इसको रोबस्टनेस कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी का एक पैरामीटर है। जो आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो एकदम अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, या एकदम से आपको पता नहीं चलता सॉफ्टवेयर चला गया, वो नॉन रोबस्ट सिस्टम्स होते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपेंडेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज व्हेन रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड, मतलब आप जब सर्विसेज चाह रहे हैं तो वो मिले, एंड द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज एज रिक्वेस्टेड, हम जो चाह रहे हैं वही मिले। तो इसका उत्तर क्या है? ये तो आप जानते ही है, जब हम मांग रहे हैं तब वो मिले। किसी दुकान पे गए और सामान हमने मांगा और उस समय उसने सामान नहीं दिया, तो इसका मतलब वो अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी इसका उत्तर हो गया पहले वाले का। और दूसरा है एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिलीवर सर्विसेज एज रिक्वेस्टेड, इसका मतलब वो फंक्शन जो सर्वर सिस्टम आपको देने के लिए तैयार है या जिसके लिए सिस्टम बनाया गया है, अगर वही नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्या हुआ? जो आप उससे मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है, उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देता हूं। अवेलेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम ऑपरेशनल है और वो आपको सर्विसेज दे रहा है। रिलायबिलिटी ये है कि वो फेलियर फ्री काम कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, या फिर ये कहे कि वो अपना फंक्शन कर रहा है जो उससे मांग की जा रही है। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। बहुत शुक्रिया।